नमस्कार। आज के लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो लाइव है वो चर्चा रहेगी ग्रहों की। आपको मालूम ही है कि ज्योतिष में 9 ग्रहों का अवलोकन किया जाता है और उन ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, हमारे जीवन के ऊपर ग्रहों की चाल का क्या प्रभाव है, उसे नोटिस किया जाता है। और बड़ी ही एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, कहावत है कि हम चाहे अपनी आंखों से ग्रहों को नहीं देख सकते, लेकिन ग्रह हमें निरंतर हमेशा 24 घंटे वॉच करते हैं, देखते रहते हैं। इसलिए हम नंगी आंख से तो नहीं देख सकते, परंतु हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे पुरातन वैज्ञानिकों ने, हमारे पुरातन स्पेस साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत से कई कई सैकड़ों वर्षों पहले ये बता दिया कि मानव जीवन ग्रहों की चाल से प्रभावित होता है। वेद में ये लिख दिया, यत् पिंडे तत् ब्रह्मंड, कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश से अगर ब्रह्मांड बना है, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश से ही ये पिंड बना है। प्रदीप ढल जी स्वागत है, दर्पण बहल स्वागत है, संदीप शर्मा जम्मू जी आपका भी स्वागत है। तो इसलिए जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है और आखिर इसे एक दिन ब्रह्मांड में ही मिल जाना होता है। जब हम अपनी अंतिम क्रिया करके अपनी राख को गंगा जी में बहा देते हैं, उसी राख को फिर वाष्पीकरण करके ईश्वर उन पहाड़ियों तक ले जाता है, उन पर्वतों तक ले जाता है जो हमारे रक्षक हैं, हिमालय पर्वत की तरह, जहां भगवान भोलेनाथ का वास है। तो ये शरीर की राख ही है जो पहाड़ियों पर्वतों का निर्माण कर देती है। और अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश से बना हुआ ये माटी का पुतला और वो ब्रह्मांड अंत में एक हो जाते हैं। लेकिन ये जो लाइफ का टाइम स्पैन है, जो पुरातन समय में 120 वर्ष का निकाला गया था, लेकिन अब घटते घटते 60-70 तक आ गया है, उसे कैसे निकालना है, उसे हमें कैसे टाइम को कैसे यूज करना है, कंज्यूम करना है, यही एक आर्ट है, यही एक कला है। तो वो जो कंज्यूमिंग की कला है वो हमें ज्योतिष शास्त्र सिखाता है। और मैंने देखा है कि जब हमारा जन्म होता है तो कुछ पहले पहले वर्ष तो बचपन में ही निकल जाते हैं माँ बाप की गोद में। फिर जब हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो अध्यापक के सानिध्य में निकल जाते हैं 15-20 साल। फिर कॉलेज जाने का अगर अवसर मिल जाए तो 5-6 साल फिर हमें व्यतीत हो जाते हैं 25-26 तक। और फिर थोड़ा जब यंग एज आ जाती है, जवान खून होता है, जब दोस्तों के साथ घूमते फिरते निकल जाते हैं 30-32 वर्ष तक। अब जब गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं तो फिर जो जीवन जीने की कला है ना, आफ्टर 30 इयर्स वहां से जीवन की उलझने शुरू होती है। और 30 साल से लेकर रिटायरमेंट की एज तक, 58 तक, हमें जीना नहीं आता। मैंने ये देखा है, हम उस समय उलझ जाते हैं। सुबह मुझे किसी ने पोस्ट भेजी थी, किसी ने नहीं भेजी थी, मैं सुबह
आपकी अदालत में गोविंदा को सुन रहा था, गोविंदा को। उसने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी। उसने कहा कि जब हम तकलीफ में होते हैं, गरीबी में होते हैं, तो हम अपना काम ढूंढने निकलते हैं, और जब हमें काम मिल जाता है और थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाती है, फिर उसी काम में तकलीफ ढूंढने लग जाते हैं। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टैग लाइन थी। फिर मैंने उसको आपके साथ साझा भी किया था कि हमें पहले तो काम नहीं मिलता, फिर जब मिल जाता है, फिर उसी काम में हमें तकलीफें नजर आने लग जाती हैं। तो ये खेल है लगभग 28-30 वर्ष के बाद, जब हम गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं, तो हमें वो जो अगले 20 साल जो हैं, 30+20 या 30+30 लगा लीजिए, वो जीने नहीं आए। जबकि हमारे वेद ने, हमारे ज्योतिष शास्त्र ने हमें बड़ी जानकारी दी, हमें बड़ा ज्ञान दिया, हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की विधि भी बताई है कि सबसे पहला जब इंसान का जन्म होता है, तो पहला जो स्टेप आएगा वो धर्म है। धर्म का मतलब शिक्षा ग्रहण करना। उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो अर्थ है। अर्थ का मतलब थोड़ा अर्थोपार्जन करना, कमाई करना, कुछ जोड़ना, कुछ बनाना, कुछ कर्म करना, कुछ मेहनत करना। और जब हमारे पास अर्थ की शक्ति आ जाती है, पहला धर्म, पहला स्टेप है धर्म, यानी कि शिक्षा, एजुकेशन प्राप्त करना। उसका आप एज सेक्टर लगा लीजिए 25 साल। और फिर अर्थ की प्राप्ति करना, उसका फिर अगले 5-10 साल लगा लीजिए। और फिर आता है काम, यानी कि गृहस्थी, उसके आप अगले 20-25 साल लगा लीजिए। और फिर आता है मोक्ष। लेकिन हम यहां गड़बड़ा गए हैं। हम जब धर्म का हमारा स्टेप होता है, आयु होती है शिक्षा लेने की, हम शरारतबाजियों में चले गए। जब हमारी अर्थ यानी कि कमाई की एज होती है, तब हम काम की तरफ उलझ जाते हैं। तब हम पहले ही अपनी जो शरीर के अंदर जो हार्मोनल चेंजिंग आती है युवा के, उसको कंज्यूम करने निकल जाते हैं। और जब हम उलझ जाते हैं, है ना, माँ बाप कहते हैं अब इसकी शादी ही कर दो, फिर बारी आती है कमाई करने की, फिर कमाई नहीं हो पाती। तो वो जो स्पैन है ना 30 ईयर्स के बाद वाला, उस जाल में ऐसे मकड़ी की तरह हम फंस जाते हैं, हाथ पैर मारते रहते हैं। फिर रिटायरमेंट 60 साल की एज तक निकल नहीं पाते। और मैं देखता हूँ जो लोग उलझ जाते हैं, किस तरह फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, बीमारियों में जाते हैं, घरेलू परेशानियों में जाते हैं, सिर्फ हमारे कुछ स्टेप्स गड़बड़ा जाते हैं। तो ये बड़ा ही बहुत ही बढ़िया ज्ञान है हमारे पास, हमारे वैदिक साइंस का, हमारे ज्योतिष शास्त्र का। अगर इसे ध्यान से समझ लिया जाए तो जीवन में हमें हर स्टेप के अनुसार चलने से सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन हम उलझे हुए हैं। आदमी मकड़ी के जाल की तरह खुद ही अपने आसपास जाल बुन लेता है और फिर उलझ जाता है। इसीलिए फिर जरूरत पड़ती है इस शास्त्र की, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की। हालांकि जो वैदिक ज्योतिष लिखा गया है उसका भी कुछ और ही अर्थ है। उसका भी ये अर्थ नहीं है जो हम बातें करते हैं, नौकरी कब मिलेगी, बच्चा कब होगा, विदेश कब जाऊंगा, शादी कब होगी, लव मैरिज है या फलां मैरिज है। ये सारी बातें हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो करते हैं, हमारे वैदिक ज्योतिष में नहीं लिखा हुआ। वैदिक ज्योतिष में तो आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बात की गई है। आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में यह बात की गई है कि किस तरह हमें अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, 5 तत्वों से बने हुए इस पिंड को उस ब्रह्मांड से जोड़ना है। परंतु अब सबको तो मैं ये कह नहीं सकता कि आत्मा परमात्मा से हमारा ये मेल होना है
और आप उस तरफ चलिए, क्योंकि हम उलझ चुके हैं। या तो हमारी गुरुकुल पद्धति हमारे पास होती, आज़ादी के बाद 47 के बाद हमारे पास हमारी गुरुकुल पद्धति होती। अगर वो गुरुकुल पद्धति होती तो मैं सशर्त कह सकता हूं हम कभी ना उलझते, हम कभी ना इस मकड़ जाल में उलझते कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चा कब होगा, लव मैरिज है, विदेश यात्रा है। इस काम के लिए ज्योतिष हरगिज है ही नहीं है। पर हमारी गुरुकुल पद्धति कहीं खो गई और हम उलझ गए इन बातों में कि मुझे काम कब मिलेगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी यात्रा कब होगी, मैं कहाँ टिकूंगा, कौन सा काम करूंगा। हम इन बातों में उलझ गए। गुरुकुल पद्धति से तो गुरु के घर में जब अपने बालक बालिका को छोड़ा जाता था तो उसके हाव भाव चाल ढंग से ही गुरु महाराज ये जान लेते थे कि इसका भविष्य क्या होना चाहिए। कोई बात करते करते ऐसे हाथ बजाए तो वो कहता था ये तो संगीतज्ञ बन सकता है। कोई बात करते करते ऐसे हाथ बजाए तो वो कहते, गुरु को पता चल जाता था कि ये संगीतज्ञ बनेगा, ये कलाकार है। कोई काम करते करते लकड़ियां जोड़ जोड़ के अच्छी सुंदर सी झोपड़ी बना दे तो गुरु को पता चल जाता था ये सिविल इंजीनियर बनेगा। तो वो गुरुकुल पद्धति थी। कोई बचपन में ही युद्ध कला में माहिर हो तो गुरु को पता चल जाता था ये सेनापति, ये सिपाही बनेगा। वो गुरुकुल पद्धति थी जब हमारे हाव भाव से ही हमारे गुरु सब समझ जाते थे और हमें फिर उस ट्रैक पर, उस चैनल पर भेज दिया जाता था। वो हमारी शिक्षा पद्धति थी। लेकिन अब तो स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं। अब तो 40 मिनट इंग्लिश पढ़ेंगे, 40 मिनट हिंदी पढ़ेंगे, 40 मिनट मैथ पढ़ेंगे, 40 मिनट साइंस पढ़ेंगे। और विडंबना देखिए, हर 40 मिनट के लिए अलग अलग अध्यापक, अलग अलग टीचर, हर विषय के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर 40 मिनट के लिए। हमारे बच्चों को स्वयं हमने भी इसे अपने ऊपर सहन किया है, अलग टीचर मिलते थे। लेकिन जब कोई परीक्षा आती, कोई पेपर आते, कोई एग्जाम आते, उन सारे 40-40 मिनट का निचोड़ अकेला विद्यार्थी। तो जो सब्जेक्ट्स एक टीचर नहीं पढ़ा सकता था, वो सारे सब्जेक्ट एक विद्यार्थी से ही पूछना शुरू कर देते हैं एग्जाम में। और फिर भैया कंफ्यूज ही होंगे, फिर परेशान ही होंगे, फिर फेल ही होंगे। फिर कहाँ हमारी दिलचस्पी है, रुचि कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है, वो तो कहीं बट गया। मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कौन हूं। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कलाकार हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं अभिनय करने वाला हूं, मैं कौन हूं मुझे पता ही नहीं चला। तो ये सारी कंफ्यूजन जब हो जाती है ना, फिर जरूरत पड़ती है जन्म पत्री की, जन्म कुंडली की। और फिर हम प्रेशर से आ जाते हैं ये पूछने कि ये बच्चा क्या बनेगा, इसकी शादी कब होगी, इसका तलाक तो नहीं लिखा हुआ, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा। फिर हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो फिर उस प्रेशर से उभरने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी मनोविज्ञान को समझने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें अपनी जन्म पत्री का सहारा लेना ही पड़ता है। इसीलिए मैं तो इस महान विद्या को एक मनोचिकित्सा कहता हूं। और हम विदेश में जाते हैं तो हमें साइकिक ही कहते हैं लोग। जैसे यहाँ साइकेट्रिक्स होते हैं, वहाँ एस्ट्रोलॉजर को साइकिक भी बोला है उन्होंने समझा है कि जिस वेद की, जिस शास्त्र की ये जड़ है, वो मनोवैज्ञानिक ही थे। वो तो
उंगलियां चलाने वाले की कला से जान लेते थे ये कलाकार होगा, तीर चलाने वाले की कला से जान लेते थे ये सैनिक होगा। तो वो तो मनोविज्ञान को समझते थे, इतना महान है ये हमारा शास्त्र। तो अब जैसे जैसे युगों में परिवर्तन होता जा रहा है, आधुनिकता आती जा रही है, मॉडर्निटी आती जा रही है, वैसे वैसे फिर इसको देखने का सिस्टम भी आधुनिक होता जा रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है। आज हम स्वयं पंचांग से निकलकर इस छोटे से जंतर से देखते हैं कुंडली को। देखिए, यह है आधुनिकता। तो युगों का परिवर्तन होता है, इंसान के आसपास में भी परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन में बहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो आप सब लोग जो लोग जुड़े हुए हैं, 42 लोग हो गए हैं, आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने समझ लिया ना किस बात की चर्चा करता रहता हूं मैं आपके साथ। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि जो हमारे शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। आखिर तो उसके साथ ही मिलना है। लेकिन जब तक सांस चल रही है, अगर हम तालमेल बना गए, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अगर ये तालमेल बना गए तो जीवन कुछ हासिल कर जाता है। अगर अग्नि के ऊपर जल गिर गया तो वो बुझ जाएगी। समझ गए? कई बार ऐसे तालमेल ऐसे की वजह ऐसे गड़बड़ा जाता है। तो ये गड़बड़ नहीं हमने करनी है, हमें इसको समझना है। संयम शर्मा ने कहा है कि शेयर दिस प्लेलिस्ट मैनी ग्रुप्स। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग शेयर कर रहे हैं। आज मैंने शेयर नहीं किया है, तो देखूंगा आप लोगों ने कितने लोगों ने शेयर किया है। ठीक है, राजीव कुमार, अशोक कुमार, आप सबका स्वागत है, जो जो लोग इस समय जुड़ चुके हैं लाइव के साथ और शेयरिंग में है। तो आज की जो चर्चा है हमारी, वो ग्रह गोचर की ही है। आज अहोई अष्टमी का व्रत लगभग पूर्ण हो गया है। इससे पहले करक चतुर्थी यानी कि करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो चुका है। उससे पहले नवरात्रे पूर्ण हो चुके हैं। उससे पहले पितरों की पूजा हो चुकी है, पितरपक्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये सारा एक सिस्टम होता है। दीपावली की अर्धरात्रि माता लक्ष्मी के चरणों तक पहुंचने का। मां लक्ष्मी उसी के घर में प्रवेश करती है जहां पितृ शांत हो, जहां कन्या की रक्षा होती हो, बेटी सुरक्षित हो। तो पितृ शांति के लिए हमें पितृपक्ष मिलता है, और कन्या की रक्षा के लिए हमें नवरात्रे मिलते हैं। जहां पुत्र विकसित हो, उसके लिए अहोई अष्टमी मिलती है। जहां गृहस्थी सुखमय हो, उसके लिए हमें करक चतुर्थी मिलती है, करवा चौथ मिलती है। तो ये एक विज्ञान है बड़ा जबरदस्त। ये ऐसा विज्ञान है, अगर इसको समझ लिया तब जाकर दीपावली की अमावस्या की रात्रि की महानिशित काल में मां लक्ष्मी छम छम करती आती है। अन्यथा नहीं आती, अन्यथा नहीं आती। बड़े प्रयास किए हैं हमने भी इसको सीखा है, समझा है, जाना है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तब जाके बातें अब शेयर हो रही हैं। अन्यथा नहीं आती। सफाई करने से नहीं आती, 3-4 दिन पहले दिवाली से जाले उतारने से, रंग पोतने से नहीं आती। अंदर की सफाई, यहां की सफाई, इधर की सफाई, ये होनी चाहिए, फिर आती है। तो दीपावली है 14 नवंबर की। 14 नवंबर की है दीपावली। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्व होता है। बहुत बड़ा ये एक तरह का त्योहार होता है हमारे सनातन धर्म का, हिंदू शास्त्रों का। और इसके साथ बड़ा कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। हम सबको बोनस ही दिवाली में मिलता है। हमारी खरीदारियां, हमारे बाजार, हमारे कारखाने, फैक्ट्रियां, मजदूर, मालिक, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इसके साथ। हालांकि इस वर्ष जो महामारी आई है उसने ये सारा गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी
प्राइवेट जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में हमें इन स्थितियों को समझना पड़ेगा और अपने आप को समेटना पड़ेगा। जब ये ऐसी महामारियां फैलती हैं तो अपने जीवन के दायरे को समेटना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ विस्तार करना है, कहाँ समेट लेना है, कैसे उलझनों से निकलना है, कैसे डूबते हुए गोते खाते हुए बाहर आना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए 14 नवंबर की जो रात्रि है वो दीपावली की रात्रि मानी जाएगी। हालांकि अब इसके ऊपर भी लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं, नरक चतुर्दशी की पूजा कब होगी, दीपावली की पूजा कब होगी। इसका मैं कोई उत्तर नहीं देने वाला, इसका मैं कोई जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत शोर मच जाता है। अष्टमी कब है, नवमी कब है, अब फिर शुरू हो गए हैं लोग, जबकि किसी को कोई पूजा की विधि नहीं आती, कोई करता भी नहीं है ना। जिस काम के लिए ये तिथियां, उन तिथियों का समय, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक कौन सी तिथि बनती है, ये योगियों के लिए है, ये साधकों के लिए है, ये हम लोगों के लिए है। हमने आप लोगों के लिए यहाँ यंत्र पड़े हुए हैं, वो तैयार करने हैं। हमें पता है कौन सी तिथि कब लगनी है, कब समाप्त होनी है, हम वो अपना प्रयास करेंगे। आम लोगों को क्या लेना देना, आम लोग भोले भक्त बनो ना। आपने क्या लेना देना अष्टमी कब है, नवमी कब है, दोनों दिन माँ की पूजा कीजिए। आपने क्या लेना देना चतुर्दशी कितने बजे और दीपावली की अमावस्या कितने बजे, 14 तारीख को दोनों काम कीजिए ना। तो ये गृहस्थियों के लिए होता ही नहीं है, जिसमें हम लोग उलझ जाते हैं कितने बजे क्या करें क्या ना करें। आपके लिए नहीं है। आपने क्या करना होता है, आपने तो सामने लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगानी है, देसी घी का दिया जलाना है और सब बच्चों को कहना आओ बैठो आरती करो, माँ की प्रणाम करो। ये उसके लिए तो समय देखने की क्या जरूरत पड़ी है, मुहूर्त देखने की क्या जरूरत पड़ी है। ईश्वर का नाम जाप करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो हम लोगों के लिए है। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जरूरत तो इस चीज के लिए है। अब ये इसको कछुआ कहते हैं, कच्छप श्री यंत्र। कच्छप श्री यंत्र, कछुए के ऊपर मां लक्ष्मी की सवारी है। जो सागर मंथन की कथा जानते होंगे उन्हें पता होगा ये क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज है। इसके लिए जरूरी होता है कि कितने बजे आएगा महानिशित काल। आपका तो कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए तो ब्राह्मण हो, कोई साधक हो, कोई तांत्रिक हो, कोई मांत्रिक हो, कोई यंत्र तैयार करने वाला यांत्रिक हो, उसे पता होना चाहिए। बहुत गहरी बात है। आयुर्वेद में जब जाएंगे तो वो कहता है कि पीपल से अगर पीपल का फल लेना है, आंवले से अगर आंवला मांगना है, तुलसी से तुलसी पत्र लेना है, तो भी नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए और प्रार्थना पता होनी चाहिए। ये बहुत गहरी बातें हैं। तो वो आपके लिए है ही नहीं है, वो वैद के लिए है। इसलिए ये नवरात्रे कब है, ये अष्टमी कब है, आपका काम नहीं। आपको बता दिया कि 14 नवंबर को दीपावली है, बस सीधी सी बात है। क्यों उलझते हो? अगर भक्त हो, अगर माँ के श्रद्धालु हो, तो फिर ये कितने बजे के चक्कर में मत पड़ा करो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस समय लाइव में हैं आप लोग, और दीपावली 14 नवंबर की तो है, लेकिन हमें सतर्क कहाँ रहना है, हमें किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, कैसे ये षड्यंत्र अपने घरों में स्थापित करने हैं। इस सब ग्रहों की चाल जो है उसे बड़े ऊपर के तौर पे समझ लिया कीजिए, बस, और नहीं आपको ज़रूरत कुछ। तो इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि इस समय अभी मंगल ग्रह वक्री है। मंगल ग्रह अभी वक्री चल रहे हैं। ये जितनी हाहाकार मचती है ना, अग्निकांड हो जाते हैं, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं अग्निकांड हो रहे हैं, बम कांड हो जाते हैं, ये सब मंगल करवाता है। और ये अब नोट कर लीजिए कि 14 नवंबर तक मंगल अभी वक्री गति में रहेंगे। और जो सुख समृद्धि देने वाला शुक्र है
वो नीच राशि में गोचर कर रहा है। सुख समृद्धि देने वाला शुक्र 16 नवंबर तक नीच राशि में ही गोचर करेगा। और जो मान यश देने वाला ग्रह सूर्य है, जिसको सरकार का ग्रह कहा जाता है, जिसको शासक का ग्रह, राजा का ग्रह कहा जाता है, वो भी तुला राशि में नीच है 17 नवंबर तक। और जब सूर्य नीच होता है तो जो शासक होता है ना, उसको धोबी पछाड़ मिल जाती है। जो ऊंची कुर्सी पे बैठा होता है वो नीचे गिरता है, मुंह की खा लेता है। सरकारें जो होती है उनकी किरकिरी हो रही होती है। और उच्च का मस्तक हो जिसका, नीच के सूर्य की स्थिति में उसको पटकनी मिल जाती है। तो आप संसार के हालात देखेंगे तो जो बड़े बड़े ऊंचे शासक हैं वो नीचे गिर चुके हैं, उनकी राजगद्दियां हिल गई हैं, सरकारें ऐसे थर थर कांप रही हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह अभी नीच राशि में है। और सूर्य 17 नवंबर को अपनी नीच राशि से तो निकल जाएगा, तुला राशि से अगली राशि में चला जाएगा, वृश्चिक राशि में। अब जब वृश्चिक राशि में सूर्य जाएगा अगले 30 डेज के लिए, 30 दिन के लिए, तो वहां पर मुलाकात होगी केतु के साथ। तो इस 30 दिन के लिए सूर्य नीच 17 नवंबर तक। अगले 30 दिन के लिए एक योग बनेगा जिसको सूर्य ग्रहण योग कहते हैं। सूर्य और केतु 17 नवंबर से लेके लगभग 16 दिसंबर या 15 दिसंबर तक, ये 30 डेज की चाल होती है वैसे, लेकिन तिथियां जब क्षय होती हैं तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहता है इनमें। तो 17 नवंबर से लेके लगभग 15 या 16 दिसंबर तक सूर्य ग्रह नीच राशि से तो निकल जाएगा, लेकिन केतु के साथ मिलेगा। तो क्या होगा, वो शासक अग्रेसिव हो जाएगा। वो जो राजगद्दी पे बैठे हैं ना, वो अग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य केतु के साथ मिलता है। गुस्सेबाज हो जाएगा, कोई सख्त कदम उठा लेगा। जिसको पटकनी मिल गई, जिसकी गद्दी चली गई, वो तो चली गई, लेकिन जो गद्दी पर सवार है वो सूर्य और केतु के समय में थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। इसीलिए जब हम जन्म पत्रियों में सूर्य केतु या सूर्य राहु देखते हैं तो हम झट से कह देते हैं भैया बच के रहना, सरकार से दंड मिल सकता है, जुर्माना लग सकता है, जेल यात्रा करवा देते हैं सूर्य राहु, सूर्य केतु। और सलाखों के पीछे भी बैठे हैं वो लोग जो ऊंचा ऊंचा शोर मचाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह नीच है। तो ये याद रख लीजिए, मंगल 14 नवंबर तक वक्री, हाहाकार, अग्निकांड। शुक्र अभी नीच राशि में ही रहेंगे लगभग 16 तारीख तक। पॉकेट जो है वो अभी परचेजिंग पावर में नहीं है किसी की, क्योंकि शुक्र नीच होगा तो जेब में धन कहां से आएगा। और सूर्य नीच राशि में है, वो ऊंची कुर्सी वाले शासक को पटकनी मिल गई है। 17 नवंबर के बाद सूर्य केतु के साथ मिलना है। जो राजगद्दी पर बैठे होंगे वो तमतमा जाएंगे, अग्रेसिवनेस दिखाएंगे। तो ये तो चलता रहेगा दोस्तों। बहुत जरूरी बात जो मैं करने आया हूं आपके साथ वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति पिछले साल लगभग दिसंबर में केतु के साथ मिले थे, और जैसे ही मिले थे ये जो मुंह पे मास्क लग गए हमारे, और सोशल डिस्टेंसिंग आ गई और सैनिटाइजर आ गए, ये शोर मच गया था। और थोड़े दिन पहले जैसे ही बृहस्पति स्ट्रांग होके अपने घर में आए धनु राशि में, तो ये सारे ऐसे लग रहा था हालात, जो धुआं, जो बादल जो है ये महामारी के छट गए हैं। और लोग जो हैं है ना, मास्क भी उतार दिया, नमस्ते नमस्ते करने वाले फिर गलवकड़ियां डाल रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं।
कहीं आंदोलन, कहीं रैलियां, अपने अपने काम में सब लग गए हैं। लेकिन 20 नवंबर के दिन वही बृहस्पति फिर से नीच राशि मकर में प्रवेश करने जा रहा है। सबसे जरूरी बात ये नोट करके रख लीजिए, क्योंकि सूर्य तुला राशि से निकल जाएगा, शुक्र नीच राशि से निकल जाएगा, मंगल भी वक्री से मार्गी हो जाएगा। लेकिन जो कमिंग इवेंट है दैट इज जुपिटर। बृहस्पति 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, जिसे कहा जाता है नीच बृहस्पति। और अकेले नहीं करेंगे, वहां पे उन्हें शनिदेव भी मिलेंगे। तो मकर राशि में एक योग बनेगा। क्या बनेगा? गुरु और शनि का योग, जहां शनि मजबूत होगा लेकिन बृहस्पति कमजोर होगा। वृश्चिक राशि में एक योग बनेगा, सूर्य और केतु मिलेंगे, जहां सूर्य फिर कमजोर होगा, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और एक योग मैं आपको और बता देता हूं आज ही। ये जो वक्री मंगल है 14 नवंबर तक, 15 को ये मार्गी तो हो जाएगा, लेकिन अपनी राशि से अभी 12वें घर में ही रहेगा, मेष से, क्योंकि ये मीन राशि में है, मेष से पीछे चल रहा है। इसलिए मंगल को अभी मेष लगन वालों के लिए कमजोर माना जाता है। अपने घर कब आएगा? 24 दिसंबर को मंगल मेष राशि में आ जाएगा और 22 फरवरी तक बहुत बढ़िया गोचर में रहेगा। ध्यान से नोट कीजिए। लेकिन मंगल के बारे में मैंने आपको बताना क्या है, वो ये बताना है कि 23 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक, 23 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक मंगल ग्रह वृष राशि में जब गोचर करेंगे तो मंगल और राहु का योग बनेगा। तो ये जो जोड़ियां बनती है ना, कभी कभी बड़ी भयंकर बनती हैं। जैसे गुरु और शनि की बनेगी 20 नवंबर के बाद, सूर्य और केतु की बनेगी 17 नवंबर के बाद, और बड़ी भयंकर जोड़ी बनेगी मंगल राहु, जिसको अंगारक दोष कहा गया है, विस्फोटक दोष कहा गया है। जो युद्धों की संभावनाएं जो आजकल दिखती है ना, छुटपुट छोटी मोटी, वो मंगल और राहु 23 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक रहेंगे। अब ये निजी जीवन में इनका क्या? निजी जीवन में जब 23 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक मंगल विस्फोटक स्थिति में बनेंगे तो युद्ध लगेगा तो लगेगा। निजी जीवन में क्या? निजी जीवन में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, निजी जीवन में शत्रु जागेगा, निजी जीवन में रक्त संबंधी रोग लगेंगे, निजी जीवन में मंगल सगा भाई होता है, शत्रु बन जाएगा, पक्के दोस्त होते हैं, शत्रु बन जाएंगे। तो ये चीजें हमें सतर्क रहना है। मंगल राहु से सतर्क रहना है, सूर्य केतु से सतर्क रहना है, और बृहस्पति और शनि का जो मेल होने जा रहा है 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल तक, उसको समझना है। अब साधारणतः जब ज्योतिष हम पढ़ते हैं तो किसी ग्रह को जब नीच के भाव में जाता हुआ देखते हैं तो उसका फल नकारात्मक, क्योंकि नीच हो गया। हम किसी बच्चे को कहते हैं यार तू बड़ा नीच है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोई नकारात्मक काम करता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बड़ा भेद है, बड़ा रहस्य है, बड़े बड़े सीक्रेट पॉइंट्स हैं, और बृहस्पति के बारे में ये सीक्रेट पॉइंट आपको समझना चाहिए। बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह को कहा गया है। वो चाहे देवलगन हो चाहे दैत्य लगन हो, जो उसके अंदर कारक तत्व होता है, जिसको कहते हैं धन, पुत्र, विवाह, भाई, पिता, दादा, शिक्षा, एजुकेशन, मान, यश, सम्मान, तो बृहस्पति से ही मिलता है। अब जब ये बृहस्पति मकर राशि में होंगे तो ये भाई, पिता, दादा, धन, विवाह, पुत्र सुख, सम्मान क्या नीच राशि में भी मिल सकते हैं? क्योंकि वो तो नीच राशि में होंगे।
लेकिन रहस्य यह है कि जब बृहस्पति मकर में होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि उच्च राशि पर होगी, कर्क राशि पर। यह बहुत ही ऐसा पॉइंट है, अगर हम इसे समझ लेंगे तो हम आपदा में से भी अवसर ढूंढ लेंगे। हमें कोई पत्थर मारेगा, हम उस पत्थर का पुल बना देंगे। हमें कोई पानी में धकेलेगा तो हम स्विमर बन जाएंगे। तो बृहस्पति को अब देखने का नजरिया बदल दीजिए। 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि होगी उच्च। 3 दृष्टियां होती है बृहस्पति की, पंचम, सप्तम, नवम। वो जो सप्तम दृष्टि है जिसमें बल अधिक होता है, क्योंकि वो सीधा, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये बल है हमारे दोनों के बीच में, कनेक्शन जोड़ता है। तो अभी मैंने बोला था नीच है बृहस्पति। अब मेरा बात करने का लहजा समझ लीजिए कि बृहस्पति की दृष्टि उच्च है। तो गुरु ग्रह कर्क राशि को देखेगा तो उच्च का फल भी देगा। गुरु ग्रह मकर राशि में रहेगा तो थोड़ा थोड़ा जिस भाव में बैठेगा वहां का फल कमजोर भी कर देगा। तो ये तालमेल हमें बनाना है, हमें समझना है। तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि अगर मान लीजिए, शुरुआती बात आपके साथ कर देता हूं कि मेष अगर आपका लगन हो, मेष लगन, तो बृहस्पति दशम स्थान में नीच होंगे, लेकिन चतुर्थ स्थान को वो प्रफुल्लित कर देंगे। दशम स्थान में वो डाउन का फल देंगे, लेकिन चौथे घर को वो प्रफुल्लित कर देंगे। ये कैसे होता है भाई? ये कैसे हो सकता है कि एक ही ग्रह एक स्थान में नीच हो, दूसरे घर को प्रफुल्लित कैसे कर देगा? तो यही ज्योतिष शास्त्र है। इसी को तो आपको समझना है, इसी को तो जानना है। अब 10वां घर जो है वो शासनकर्ता का घर होता है, सरकार का घर होता है, राज दरबार का घर होता है। वहां बृहस्पति नीच। मान लीजिए चौथा घर जो है वो घर जमीन जायदाद का होता है। ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए ये जो मेष लगन की कहानी आपको बता रहा हूं कि किसी के घर, मकान, जमीन जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा हो, भाइयों में, आपसी रिश्तेदारों में, पार्टनर्स में, वो चला जाएगा केस लेकर कचहरी में, क्योंकि बृहस्पति नीच हो गया है। पर उसकी दृष्टि जो उच्च पड़ गई है मकान, भूमि, भवन, वाहन के ऊपर, तो ये इंडिकेशन दे रही है कि ये मुसीबत तो आएगी कोर्ट कचहरी थाने की, लेकिन प्राप्ति किसको होगी? इसी मेष लगन वाले को होगी। तो उच्च दृष्टि प्राप्ति दे जाएगी, नीच दृष्टि थोड़ी बहुत मुसीबत लेके आएगी। तो अब इसको आप ये समझें कि बृहस्पति की उच्च दृष्टि का लाभ लेना है और नीच के फल को समझ के उससे बचकर निकल जाना है। टेक्निकल बात है, आपको समझ भी आ रही है? 65 लोग अभी भी देख रहे हैं। अगर समझ आ रही है तो मुझे बताइए, बात को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ये ऊपर से निकलने वाली बात है। पूनम बिष्ट राणा जी, स्वागतम। साजन, अच्छा साजन साथ में आप अपडेट कर रहे हैं। विशाल विशिष्ट, तो ये मुझे पता है ये टेक्निकल बात है कि बृहस्पति जो है 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल तक नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो महामारी का खतरा है, जो हम है ना लापरवाह से हो गए हैं, मैं देखता रहता हूं बाजार में, मार्केट में, सड़क पे ये मास्क उतार दिए हम सब ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके थम्स अप आ रहे हैं, लेकिन सतर्क रहना पड़ेगा। ये सेकंड वेव
परेशान कर सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, सांस लेने का ग्रह है, फेफड़ों का ग्रह है, लंग्स का ग्रह है, लीवर का ग्रह है, चर्बी का ग्रह है। तो बृहस्पति जो है अगर वो नीच राशि में होगा तो अपने कारक तत्व का तो नुकसान कर ही सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। सौरभ, बहुत अच्छा लिखा आपने कि गुरु की जो दृष्टि है वो उच्च का फल देगी। तो मैं आपको आपके लगन के अनुसार बता देता हूं कि कहां पे सतर्क रहना है, कहां से आपको प्रॉफिट होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। बिल्कुल सही श्वेता ढांडा ने लिखा है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति की दृष्टि वृद्धि कारक होती है। अमृत इसलिए कहा गया है कि वो वृद्धि पैदा कर देती है, लेकिन इस वृद्धि कारक दृष्टि में एक खतरा भी होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग है, उसके ऊपर अगर यह अमृत की बरसात हो गई तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा मैंने देखा कि सप्तम भाव में चंद्रमा शनि और लगन में जुपिटर, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब, तबाह। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किंग कृंतु सर्वे ग्रह लगन पंचम नव में गुरु, कि वहां सभी ग्रह मौन हो जाते हैं, गौन हो जाते हैं अगर लगन पंचम या नवम में गुरु आ जाए। तो हम इसको अधूरा सा जान लेते हैं, जैसे ये गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, इसमें अधूरापन है इस जानकारी में। तो मेरे पास जब केस आया कि लगन में बृहस्पति किंग कृंतु सर्वे ग्रह, कि बाकी ग्रह तो अब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिस कन्या की कुंडली में था वो मारी मारी घूम रही थी, पति सुख खराब हो रहा था, डाइवोर्स के चक्कर पड़ चुके थे, चंद्रमा और शनि सप्तम भाव में थे। अब चंद्रमा और शनि को देखूं विषयोग को, या किंग कृंतु सर्वे ग्रह बृहस्पति लगन में देखूं जिसकी दृष्टि में अमृत होता है। तो सब कुछ जब निचोड़ निकाला तो ये निचोड़ समझ आया है, वो जो अमृत वाली दृष्टि है वो वृद्धि कर रही है किसमें, चंद्रमा और शनि के विष योग में। और उस दृष्टि के कारण क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं उच्च की दृष्टि। बृहस्पति की दृष्टि इस समय जब गोचर होगा 20 नवंबर के बाद, वो सप्तम भाव पे उच्च की पड़ेगी। बस समझे, वो जो अमृत वाली बात है ना, वो कहीं लागू होगी कहीं नहीं लागू होगी, ऐसा ना हो गलती खा जाना। इसी को टेक्निक कहते हैं ज्योतिष की। तो मित्रों, आप इसको समझ लीजिए। अब मैं आपको शॉर्टली बताने लगा हूं कहां अलर्ट रहना है, कहां प्रॉफिट आएगा। ठीक है।